चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर मंथ की, जो विजन का मंथली करंट अफेयर्स है उसका पॉलिटी और गवर्नेंस वाला पार्ट आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका आपराधिक कानून में सुधार से संबंधित अधिनियम। इस पे आज हम लोग कंप्लीट इस पे बात करेंगे। चलिए, तो सुधार संबंधी अधिनियम। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति देश के आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल चूल सुधार हेतु तीन महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दी है। ये विधेयक अब कानून बन चुके हैं। तीन अधिनियम कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए, भारतीय दंड संहिता, जो 1860 का था हम लोग के पास। अब उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता बना है हम लोग का, जो 2023 का। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की जगह अब क्या हो गया मेरा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 का था, उसकी जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हम लोग का आए। आपराधिक कानून के मामले में तीन विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयक को पहली बार संसद के मानसून सत्र में अगस्त में पेश किया गया था और गृह मंत्रालय के अस्थायी समिति के पास विचार के लिए भेजा गया। हालांकि पहले के विधेयकों को वापस ले लिया गया और अस्थायी समिति के कुछ सुझावों को शामिल करते हुए दिसंबर 2023 में नए विधेयक पेश किए गए। वो तो ठीक है। आपराधिक कानून के सुधार में की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहले जो आपराधिक न्याय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना है और न्याय में लंबित मामलों के निपटान हेतु और समय पर न्याय प्रदान करने हेतु बनाना है कानून। दो, सिद्धि दर में वृद्धि हेतु और अलग अलग उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को शामिल करना। इन छह चार की पॉइंट की वजह से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम आपराधिक न्याय का आधुनिकीकरण मतलब आईपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और सीआरपीसी, ये तीनों जो है ना, आईईए है ये, आईईए, आईपीसी, आईईए और सीआरपीसी अंग्रेज अंग्रेजों ने लागू किया था, इसलिए इसके ज्यादातर प्रावधान उपनिवेशकालीन है। इस कारण ये आपराधिक न्याय शास्त्र के मौजूदा मानदंडों के अनुकूल नहीं है। ठीक है ना। सामाजिक परिवर्तन के सामंजस्य बिठाने के लिए एक विकसित और अनुकूल योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए साक्ष्य को एकत्र करने के लिए, संग्रह करने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना, ये सब न्यायालय में लंबित मामले के निपटान हेतु और समय पर न्याय प्रदान करने हेतु जटिल कानूनी प्रक्रिया और संसाधनों की कमी के कारण अलग अलग न्यायालयों में लगभग 4.7 करोड़ मामले लंबित हैं। कई विचाराधीन कैदी लंबे समय से जेलों में बंद हैं। किसकी वजह से? ये ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, न्यायालय को लंबित मामलों से निपटान है तो ये जटिल कानूनी प्रक्रिया के कारण, संसाधनों की कमी के कारण, जटिल कानूनी प्रक्रिया, संसाधनों की कमी, अलग अलग न्यायालय में इतना। दो, सिद्धि दर में वृद्धि है तो आपराधिक न्याय प्रणाली में मौजूदा कमियों के कारण लगभग 50%। जस्ट वन सेकेंड। लगभग 50% मामले अभियुक्त या अपराधी दोषी सिद्ध ही नहीं हो पाते। इन कमियों को भी दूर करना है। अच्छा, इन कमियों में शामिल है, किस कमी से ऐसा हो रहा है? फॉरेंसिक जांच, पुलिस संबंधी कमियां, कानून को लागू करने में शक्तिशाली व्यक्तियों का प्रभाव इत्यादि। अलग अलग उच्च स्तरीय समितियों की सिफारिश को शामिल करना। इनमें गिरफ्तारी, अपराध स्वीकृति, जमानत, मृत्युदंड इत्यादि से संबंधित पहलुओं पर विधि आयोग
मल्लिमथ समिति 2023 और न्यायमूर्ति वर्णा समिति 2023 की सिफारिशें शामिल है। अब एक एक को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पिनल कोड को भारतीय न्याय संहिता 2023 से प्रतिस्थापित किया गया। आईपीसी देश में दंडनीय अपराधों के लिए प्रमुख कानून है। नेक्स्ट, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं आईपीसी की। तो 1860 से पहले भारतीय दंडिक कानून में संसदीय चार्टर व अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी के विनियमन विनियम विनियम हिंदू विधि, मुस्लिम कानून, प्रथागत कानून आदि संबंधित नियम कानून शामिल थे। पहला विधि आयोग जो बना था हम लोग का 1834, मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। ये हिस्ट्री के क्वेश्चन में हो सकता है। मैकाले की लॉर्ड थॉमस बेम्बी टैंग मैकाले के स्थान प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनों का आधुनिकीकरण करना और नागरिक समाज को औपनिवेशिक शासन के अधीन लाना था। इस आयोग ने 1837 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी का एक मसौदा तैयार किया। इसी आयोग यह मसौदा ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित था। इसमें उस समय के भारतीय कानूनों की पूरी तरह से अनदेखी की गई। 1857 के सैन्य विद्रोह का प्रभाव फ्रांस पे। बाद में किए गए संशोधन 1857 के विद्रोह के कारण आईपीसी की कानूनी रूप देरी हुई। हालांकि 1857 के सैन्य विद्रोह पर 1858 में भारत की शासन व्यवस्था में ब्रिटिश राजशाही के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन आने के बाद 1860 में आईपीसी को कानूनी रूप दिया गया और 1862 में इसको लागू कर दिया गया। आईपीसी 1860 के लागू होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में आईपीसी के नए अपराधों को शामिल करने, उन धाराओं में संशोधित करने जो किसी कृत्य को अपराध घोषित करते हैं, और दंड की मात्रा में बदलाव करने के लिए संशोधन किया गया। गौरव मतलब है कि विधि आयोग की गई रिपोर्ट्स महिला के खिलाफ विधि आयोग महिलाओं के खिलाफ अपराध, खाद्य पदार्थ में मिलावट, मृत्युदंड आदि विषयों पर आईसी में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी। ये किसके बारे में हम लोग बात की, किसकी पृष्ठभूमि देखी हमने? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की। आगे हम लोग को देखना न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता का मुख्य प्रावधान सामुदायिक सेवा। छोटे मोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में पहली बार सामुदायिक सेवा कराने और प्रावधान किया गया कराने का प्रावधान किया गया। छोटा मोटा अगर सामुदायिक सेवा। महिलाओं के लिए लैंगिक अपराध में इस संहिता में यह उपबद्ध किया गया है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु की नाबालिग महिला से सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे कृत्य के लिए आजीवन कारावास का दंड दिया जाएगा। इसमें छल कपट, धोखे से ये झूठे वादे करके किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाने को भी अपराध माना गया है। राजद्रोह। इस संहिता में राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 ए से जुड़े प्रावधान को हटा दिया गया है। इसके बजाय यह निम्नलिखित दंड का प्रावधान करता है। राजद्रोह को हटा के कुछ और टर्म यूज किया गया है, जैसे अलगाववादी गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास करना, अलगाव गतिविधि से संबंधित भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरे में डालना। इन अपराधों में शब्दों या संकेतों का आदान प्रदान करना, इलेक्ट्रिक संचार या वित्तीय संसाधनों का प्रयोग करना आदि शामिल हो सकते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 जो धारा 124 ए है, जो मैंने यहाँ पे बात किया था अभी, आईपीसी राजद्रोह 124 ए, इसमें यही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। बात करें अगर आतंकवाद को परिभाषित किया गया है, तो इस संहिता में आतंकवाद को ऐसे कृत्य से परिभाषित किया गया है जिसका उद्देश्य है ये, ध्यान रखना, एकता, अखंडता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा के खतरे में डालना, तो भारत या किसी अन्य देशों में लोगों या लोगों के किसी वर्ग के बीच भय पैदा करना है। इसको हमने आतंकवाद से परिभाषित किया। संगठित अपराध क्या है? इसको भी परिभाषित किया। यह संहिता संगठित अपराध को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है: निरंतर गैर कानूनी गतिविधि करना, जैसे अपहरण, जबरन वसूली, कॉन्ट्रैक्ट लेकर हत्या करना, भूमि पर कब्जा, वित्तीय घोटाला, साइबर अपराध, हिंसा, धमकी या अन्य गैर कानूनी तरीकों से अपराध करना, भौतिक या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपराध करना, तथा अपराध सिंडिकेट के सदस्यों के रूप में या उनकी ओर से अकेले या संयुक्त रूप से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अपराध। किसी समूह द्वारा कुछ आधारों पर हत्या करना या गंभीर चोट पहुंचाना, जब पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास, धर्म या इसी तरह के किसी भी आधार पर हत्या करता है या गंभीर चोट पहुंचाता है, तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्य हत्या के मामले में मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने से, तथा गंभीर चोट पहुंचाने की स्थिति में 7 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता को लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने तैयार किया है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना है। वही लगभग 160 साल पहले बनी आईपीसी को एक औपनिवेशिक सरकार ने तैयार किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लोगों को न्याय प्रदान करना नहीं बल्कि दंडित करना है। अगला है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 दंड प्रक्रिया संहिता, ICRPC 1973 में प्रतिस्थापित किया। अगर हम बात करें भारतीय जेल सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 की, हम बात करें, देश में विचाराधीन कैदियों की कुल संख्या 4.34 करोड़ है, सॉरी लाख है। विचाराधीन कैदियों की संख्या जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या का लगभग 75%, लगभग 76%। यह आंकड़ा 2023 की तुलना में 1.7% अधिक है। 11,000 से अधिक विचाराधीन कैदी 5 वर्ष से अधिक समय में के लगभग जेलों में बंद है। 11,000। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित किया गया। सीआरपीसी में भारतीय दंड संहिता 1860 सहित, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, कई अधिनियमों के तहत निर्धारित अपराध के लिए गिरफ्तारी, अभियोजन और जमानत की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान किए गए थे। उत्पत्ति की बात करें तो सीआरपीसी को सर्वप्रथम ब्रिटिश शासन के अधीन 1861 में अधिनियमित किया गया था। इसके बाद 1872 और 1882 में क्रमिक रूप से अधिनियमित नई संहिता द्वारा इसे प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें कई संशोधन किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 1898, 1923 और 1955 में किए गए थे। सीआरपीसी 1973 भारत के विधि आयोग ने अपनी 41वीं रिपोर्ट में इस संहिता के व्यापक स्तर पर संशोधन करने हेतु सिफारिश की थी। इसके परिणाम स्वरूप सीआरपीसी 1973 का निर्माण किया गया था।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुख्य प्रावधान। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? विचाराधीन कैदियों की हिरासत। इसके तहत यदि पहली बार अपराध करने वाला किसी व्यक्ति ने उस अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम कारावास अवधि की एक तिहाई अवधि हिरासत में बिता लिया है, तो उसे जमानत पर रिहा किया जाए। यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास के अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा सुनवाई के दौरान ही जांच या सुनवाई के दौरान आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिए, तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा दिया जाएगा। यह प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होता: यदि मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा वाले अपराधों पर ये इस पे प्रावधान लागू नहीं होता, और ऐसे व्यक्ति पर जिनके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्यवाही लंबित है। मेडिकल जांच में इसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी विशेष मामलों जैसे बलात्कार में आरोपी व्यक्ति की मेडिकल जांच का अनुरोध कर सकता है। सेकंड, फॉरेंसिक जांच। यह उन सभी अपराधों के लिए फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाती है जिनके लिए कम से कम 7 वर्ष के कारावास के दंड का प्रावधान है। कम से कम 7 वर्ष के, उसके लिए फॉरेंसिक जांच कराना। यदि किसी यदि किसी राज्य के पास फॉरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वह दूसरे राज्य की सुविधा इस्तेमाल करेगा। हस्ताक्षर और उंगलियों की छाप। यह मजिस्ट्रेट को किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंड राइटिंग, उंगलियों की छाप और आवाज के नमूने को एकत्र करने की अनुमति प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं। कार्यवाहियों के लिए समय सीमा। यह विविध कार्यवाहियों हेतु समय सीमा निर्धारित करती है, जैसे जांच अधिकारी को मेडिकल रिपोर्ट सौंपना, निर्णय देना, पीड़ितों को जांच की प्रगति के संबंध में सूचित करना और आरोप तय करना आदि के लिए समय सीमा को निर्धारण करती है। निष्कर्ष यह है कि फोरेंसिक साइंस का शामिल करने तथा पुलिस, वकीलों और न्यायाधीश के लिए समय सीमा निर्धारित करने से त्वरित न्याय की अवधारणा साकार होगी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 प्रतिस्थापित किया गया। यह अधिनियम सभी दीवानी, सिविल और फौजदारी दंडिक कार्रवाई में भारतीय न्यायालय में साक्ष्य की स्वीकार्यता हेतु नियमों का प्रावधान करता है। बात करें अगर पृष्ठभूमि की, तो इसकी उत्पत्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम को 1872 में अधिनियमित किया गया था। इसका उद्देश्य साक्ष्यों से संबंधित कानूनों को समेकित करना है। इन साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है और निर्णय सुनाता है। विगत वर्षों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कई बार संशोधन किए गए हैं। इनमें सबसे हालिया संशोधन 2000 में द्वितीयक साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष 2013 में भी बलात्कार के मामलों में सहमति से संबंधित प्रावधान जोड़ने के लिए संशोधन किया गया था। प्राथमिक मुद्दा क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पिछले कुछ दशकों के दौरान देश में हुई प्रौद्योगिकी उन्नति के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन किए गए। क्या क्या इसमें कुछ प्रावधान है? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान ये है: साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक और या फिर डिजिटल रिकॉर्ड की स्वीकार्यता होगी। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड का कानूनी प्रावधान कागजी रिकॉर्ड के समान ही होगा।
ठीक है ना। तो हमने देखे कागजी नोट के सामान बनाया गया, इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का दायरा बढ़ाया गया है, ताकि इसमें सेमी कंडक्टर मेमोरी या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, ईमेल, सर्वर लॉग आदि स्टोर की गई सूचना को शामिल किया जा सके। दस्तावेज साक्ष्य, इसमें कहा गया है कि लेखों, मानचित्रों, व्यंग्यात्मक चित्रों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी दस्तावेज माना जाएगा। मौखिक साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत जांच के दौरान किसी तथ्य के संबंध में गवाहों द्वारा न्यायालय के साक्ष्य दिए गए बयान शामिल है। इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक के रूप में दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। ज्वाइंट ट्रायल्स, संयुक्त सुनवाई। संयुक्त सुनवाई का तात्पर्य एक ही अपराध के लिए एक से अधिक व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने से। संयुक्त सुनवाई में यदि किसी एक आरोपी द्वारा किया गया कबूलनामा दूसरे आरोपी को भी प्रभावित करता है या साबित हो जाता है, तो इसे दोनों के खिलाफ कबूलनामा माना जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई सुनवाई ऐसे अभिव्यक्ति की अनुपस्थिति में की जाती है जो भगोड़ा है या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जारी उद्घोषणा का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो ऐसी सुनवाई को संयुक्त सुनवाई माना जाएगा। निष्कर्ष, ये तीनों नए कानून वास्तव में दंडिक न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक से मुक्त करने और दंडिक कार्रवाई में संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने का अवसर प्रदान करते हैं। नए दंडिक कानूनों को नियमित निगरानी और समय समय पर समीक्षा के लिए एक फ्रेमवर्क भी दंडिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने में काफी मददगार साबित होगा। अगला टॉपिक है हमारा भारत में अपराध रिपोर्ट 2022। भारत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने 2022 के भारत की में अपराध की घटनाओं को अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी और विशेष एवं स्थानीय कानून स्पेशल एंड लोकल लॉ में उल्लेख किए गए अपराधों से संबंधित डेटा एकत्र करता है और उनका विश्लेषण करता है। आईपीसी और फिर विशेष एवं स्थानीय कानून अपराधों से संबंधित डेटा एकत्र करना और उसका विश्लेषण करना। इसकी उत्पत्ति 1986 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। इसे टंडन समिति और राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81 की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था। कार्य और जिम्मेदारी, यह ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और अन्य कार्यों को प्रबंधन करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। ये देश भर के अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय भंडारगिरी के रूप में कार्य करता है। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के राष्ट्रीय भंडारगिरी के रूप में कार्य करता है। इसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना की निगरानी, समन्वय तथा उसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को प्रबंधित करने का कार्य सौंपा गया है। एनसीआरबी द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट्स भारत में अपराध, क्राइम इन इंडिया, भारत की आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएं, भारत के जेल सांख्यिकी रिपोर्ट और लापता महिलाओं और बच्चों की रिपोर्ट, ये सारे डेटा एकत्र करने का काम किसका है? एनसीबी का। इस पे रिपोर्ट भी वो लोग निकालते हैं। रिपोर्ट के बारे में, इस रिपोर्ट जो अभी रिपोर्ट है कौन सा है? भारत में अपराध रिपोर्ट, यानी कि भारत में अपराध रिपोर्ट, ये वाला रिपोर्ट आया आज इस बार जो हम लोग देख रहे हैं अभी।
इस तरह से सारे रिपोर्ट भी आते हैं। रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट में देश भर में रिपोर्ट के लिए अपराध के आंकड़ों का संकलन होता है। ये रिपोर्ट दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में वे व्यापक बदलाव का एक विस्तृत संकलन प्रस्तुत करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार एनसीआरबी अपराध की गणना के लिए प्रिंसिपल ऑफ ऑफेंस रूल का पालन करता है। यदि एक ही एफआईआर के तहत कई अपराध दर्ज किए जाते हैं तो केवल सबसे जघन्य अपराध यानी कि अधिकतम सजा के तहत दंडनीय अपराध को ही गणना की इकाई माना जाता है। रिपोर्ट के कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इसके जानने के बारे में बात करते हैं। कुल अपराध 2022 की रिपोर्ट के मुख्य परिणाम 2022 में 58.24 लाख से अधिक संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। 58.24 लाख से अधिक 2021 की रिपोर्ट के परिणामों की तुलना में ये 4.5% की गिरावट दर्ज की गई है। अन्य मुख्य जानकारियां। अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज अपराधों की संख्या 2021 के 445.9 से घटकर 22 में 422 हो गई है। प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध की संख्या महिला के खिलाफ अपराध की बात करें तो 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.45 लाख से अधिक अपराध दर्ज किए गए थे। इसमें 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रमुख श्रेणियां। महिलाओं के खिलाफ अपराध के सार्वजनिक मामले पति या उसके रिश्तेदार द्वारा क्रूरता 31% है। इसके बाद महिलाओं के अपहरण और बंधक बनाने, उनका सील भंग करने के इरादे से उन पर हमला करने, बलात्कार करने जैसे अपराध आते हैं। प्रमुख श्रेणी में दर्ज एफआईआर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे अधिक एफआईआर उत्तर प्रदेश में और उसके बाद महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। बच्चों के खिलाफ अपराध 2022 1.6 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें भी 8.7% की वृद्धि हुई है। लैंगिक अपराधों में बलात्कार का संरक्षण। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत 39.7% मामले, मतलब इसमें से 39.7 मामले दर्ज किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध 2022 में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध के लगभग 28,000 मामले दर्ज किए गए। वृद्धि कितनी हुई? 9.3%। वरिष्ठ नागरिक के खिलाफ अपराध की प्रमुख श्रेणियां साधारण चोर, चोरी, जालसाजी, छल और धोखाधड़ी के मामले। एससी एसटी के खिलाफ अपराध अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध 13% और जनजाति के खिलाफ 14.3% की वृद्धि हुई है, वृद्धि दर्ज की गई है। एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत अधिनियम जातियों के खिलाफ अपराध लगभग 8.2%। साइबर अपराध के बारे में बात करें तो 65,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इसमें भी 24% की वृद्धि है। साइबर अपराध की श्रेणी की अगर बात करें तो इसके तहत अधिकांश मामले साइबर धोखाधड़ी 64.8% है ये। इसके बाद जबरन वसूली, लैंगिक शोषण जैसे अपराध। राज्यों में अपराध की दर सबसे अधिक साइबर अपराध के मामले में तेलंगाना, इसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र है। पर्यावरण से संबंधित अपराध। पर्यावरण संबंधित अपराधों में कुल संख्या 52,920, 17.9% की कमी दर्ज की गई है। पर्यावरण से संबंधित अपराध के अधिकांश मामले 80% सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम
कॉटपा तथा उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के तहत दर्ज किए गए हैं। हालांकि पर्यावरण वायु और जल एनजीटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या वृद्धि हुई है। एनजीटी मामला राज्य सरकार के खिलाफ अपराध के कुल 5,610 मामले दर्ज किए। 8.6% की वृद्धि हुई है। 78.5% लोक संपत्ति के नुकसान निवारक अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। इसके बाद 17.9% मामले गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम के लिए दर्ज किए गए थे। अगला टॉपिक है हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें और पदावधि विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब अधिनियम बन चुका है। अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इस अधिनियम ने निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कार्य का संचालन अधिनियम 1991 की जगह ली है। उद्देश्य यह अधिनियम निम्नलिखित दो विनियमित करेगा अधिनियम को नियमित करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सेवा शर्त पदावधि तथा चुनाव आयोग के कार्य संचालन की प्रक्रिया। चयन समिति चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति का चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे। अध्यक्ष के लिए प्रधानमंत्री और सदस्य के मामले में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता इसमें शामिल होगा। थोड़ा सा ये तथ्य जान लेते हैं। अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघवाद 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के चयन भारत के प्रधानमंत्री, संसद के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बनी समिति द्वारा किया जाएगा। ये केस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस निर्णय में कहा गया है कि यह समिति चुनाव आयोग से संबंधित नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी और सलाह देगी जब तक कि संसद इस विषय पर कोई कानून नहीं बना देता। तो एक कानून बना है, इसमें चेंज किया गया है ये वाला चीज। प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री और ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट ऐड है। खोज समिति, यह समिति चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्त के लिए चयन समिति के विचार हेतु 5 व्यक्तियों के नाम को एक सूची तैयार करेगी। खोज समिति क्या करेगी? 5 व्यक्तियों को खोज के और वो ट्रांसफर करेगी इस समिति चयन समिति को। इस समिति की अध्यक्ष कानून और न्याय मंत्री द्वारा की जाएगी। इसमें 2 अन्य सदस्य होंगे जो केंद्र सरकार के सचिव स्तर के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य कमिश्नर के लिए पात्रता। यह अधिनियम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को निर्दिष्ट करता है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष रैंक पर है या ऐसे पद पर रह चुका है, वह व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए। साथ ही उसे चुनाव के प्रबंधन और संचालन ज्ञान व अनुभव होना चाहिए। ये पॉइंट है उसके क्वालिफिकेशन के। वेतन, पदावधि और पुनर्नियुक्ति। वेतन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन के समान वेतन मिलना चाहिए। पदावधि, इन दोनों का पद ग्रहण करने की तिथि से
6 वर्ष की अवधि या फिर 65 वर्ष 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो पद पर बने रहेंगे, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। पद से हटाना और त्याग पत्र हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होगी। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना अन्य इलेक्शन कमीशन को पद से नहीं हटाया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कोई भी इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संविधान का अनुच्छेद 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। यह देश में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनावों का आयोजन और उसका संचालन करता है। नियुक्तियों हेतु संवैधानिक प्रावधान 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त है। 324(2) राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति 324(2) में भारत के राष्ट्रपति को समय समय पर चीफ इलेक्शन कमीशन के अलावा अन्य इलेक्शन कमीशन की संख्या तय करने की भी शक्ति है। अधिनियम से जुड़ी चिंताएं। इस अधिनियम से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, उसके बारे में देखते हैं। आयोग की स्वतंत्रता। वर्तमान में चयन समिति में अधिकांश सदस्य तत्कालीन सरकार के होते हैं, जो इलेक्शन कमीशन की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं। इस अधिनियम में भारत के मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति की प्रक्रिया से बाहर का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार यह अनूप पर्णवाल बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को पलटने का प्रयास करता है। चयन समिति में रिक्त पद। यह अधिनियम चयन समिति की वैधता को बरकरार रखता है, भले ही समिति के गठन के समय कोई पद रिक्त हो या कोई सदस्य एक राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो गया हो। लोकसभा भंग होने पर लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त हो सकता है। ऐसे मामले में चयन समिति में अन्य रूप में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। खोज समिति की भूमिका को सीमित करना। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि चयन समिति खोज समिति द्वारा सुझाए गए नामों पर विचार किए बिना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। यह प्रावधान खोज समिति की भूमिका को कम करता है, जो विशेष रूप से सक्षम और योग्य उम्मीदवारों की तलाश के लिए गठित की गई थी। पात्रता मानदंड को सीमित करना। इस अधिनियम में सिविल सेवकों के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के पात्रता मानदंड को सीमित किया गया है। इस प्रकार यह अधिनियम इन पदों के लिए अन्य योग्य व्यक्तियों को बाहर कर सकता है। सीईसी और अन्य ईसीएस का पद हटाने में असमानता। इस अधिनियम में सीईसी और ईसीएस को पद से हटाने संबंधी असमानताओं अथवा यथावत बनाए रखे गए हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों की नियुक्ति में संबंधित प्रावधान 1991 के अधिनियम में के समान है। इस अधिनियम में भी सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद या कार्यालय में सीईसी और ईसी की नियुक्ति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अगर थोड़ा सा इसको समराइज करें तो देख सकते हैं कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर चुनौती है, चयन समिति के रिक्त पद को लेकर, खोज समिति की भूमिका को लेकर, पात्रता मानदंड की सीमित करने को लेकर और सेवानिवृत्ति के बाद अन्य पदों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। हमें क्या करना चाहिए, आगे की राह क्या करनी चाहिए। चयन समिति को संतुलित संरचना। चुनाव सुधार पर गोस्वामी समिति 1980 में 295 विधि आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश की थी कि
सीईसी और ईसी को चुनने के लिए चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होने चाहिए। और समिति के बाद गोस्वामी समिति 90 ने यह सिफारिश की थी, सेवानिवृत्ति के बाद सीईसी और ईसी के राज्यपाल के पद सहित सरकार के तहत किसी भी अन्य पद को लिए पात्रता नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक स्वतंत्रता, गोस्वामी समिति और निर्वाचन आयोग ने आयोग के कामकाज के लिए एक अलग सचिवालय के गठन की सिफारिश की थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सभी सदस्यों को समान संवैधानिक सुरक्षा, 255वें विधेयक की रिपोर्ट के अनुसार इलेक्शन कमीशन के पद से हटाने की प्रक्रिया को सीईसी को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 332(24)(5) में संशोधन किया जाना चाहिए। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023। राष्ट्रपति प्रेस और प्रेस पत्रिका अधिनियम पंजीकरण पीआरपी विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक अब कानून बन चुका है। इस कानून ने औपनिवेशिक युग के प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 की जगह ली है। प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम 1867 से पहले पारित प्रेस अधिनियम के संक्षिप्त इतिहास। प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1979, लाइसेंस विनियम 1823 एंड प्रेस अधिनियम 1835 उसके बाद भी आए हैं। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, प्रेस और पुस्तक अधिनियम 1867 फाइनली। उसके बाद इसको संशोधित किया गया था 70 में और 83 में। थोड़ा सा इसको अगर हम समराइज करने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे हो रहा है। शुरुआत 79 में पहले बना था, देन उसके बाद 1823 में बना, फिर 1835 में, फिर 1857, फिर 1867 और बाद में इसमें संशोधन किया गया। एक संशोधन हुआ 1870 और एक 1983। इस तरह से इसका विकास हुआ है। उसके पहले देखेंगे कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जो भी ये पुराना कानून है, पंजीकरण कराने की प्रक्रिया बहुत बोझिल है और जटिल है। इसलिए पुराने कानून के कार्यान्वयन के स्तर पर देरी और कई अन्य बाधाएं मौजूद थी। देरी और अन्य बाधाएं। पुराना जो कानून है मीडिया के बदलते स्वरूप और गवर्नेंस के तरीके के अनुरूप नहीं है। पुराने कानून में शामिल दंड से जुड़े प्रावधान पूरी तरह से स्वतंत्र भारत और संविधान के मूल्य के अनुरूप नहीं थे। स्वतंत्र भारत के और संवैधानिक मूल्य के अनुरूप नहीं है। इसलिए तो थोड़ा सा इसका इतिहास पढ़ लेते हैं हम लोग। लॉर्ड मैकाले नहीं, लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया। इसे भारत में पर संभावित फ्रांसीसी आक्रमण से पहले प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया था। हालांकि 1818 में हेस्टिंग ने इसे वापस ले लिया था। लाइसेंसिंग विनियमन अध्यादेश 2023 अधिनियम कार्यवाही कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था। इस अध्यादेश में एक कठोर प्रावधान यह था कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण के बिना प्रेस शुरू नहीं कर सकता है, उसका उपयोग जारी नहीं कर सकता है। इस अधिनियम के कारण राम मोहन राय को अपने समाचार पत्र मिरतुल अखबार और प्रकाशन बंद करना पड़ा था। प्रेस अधिनियम 1835 की बात करें तो यह गवर्नर जनरल मेटकॉफ के कार्यकाल में लागू किया गया था। इस अधिनियम में प्रेस के प्रति उदारवादी रुख अपनाया गया था। इस कारण मेटकॉफ को भारतीय प्रेस मुक्तिदाता, ये भी क्वेश्चन बहुत पर आगे आगे हुए हैं। मेटकाफ को प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहते हैं, तो मेटकाफ को। इसके परिणाम स्वरूप 1835 और 1897 के बीच पूरे भारत में स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्रों को निजी विकास हुआ। लाइसेंसिंग अधिनियम 1857, इस अधिनियम को 1857 के विद्रोह के कारण लाया गया था। इसमें पहले मौजूद पंजीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया था और लाइसेंस व्यवस्था की शुरुआत की गई थी।
प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 यह अधिनियम वायसराय लॉर्ड जॉन लॉरेंस के कार्यकाल के समय पारित किया गया था। इस अधिनियम में समाचार पत्रों के प्रत्येक लेख के लिए प्रिंटर्स, प्रकाशकों और प्रकाशन का स्थान का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया था। इस अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य था प्रेस, प्रिंटर और पुस्तक एवं समाचार पत्र के प्रकाशकों को पूर्ण नियंत्रण रखना। अन्य संशोधन इस अधिनियम में 1877 और 1983 में कई बार संशोधन किए गए थे। हालांकि ये संशोधन विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के प्रकाशकों के लिए प्रक्रियात्मक रूप से बोझिल और जटिल थे। कुछ प्रावधान देखा जाएगा कि क्या 2023 में आने वाला और क्या था 1867 में। पत्रिकाओं का पंजीकरण, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाओं और पुस्तक के पंजीकरण के संबंधित प्रावधान है। इसमें पत्रिकाओं में किताबें और वैज्ञानिक और एकेडमिक जर्नल्स शामिल नहीं हैं। ये किताबें अधिनियम के दायरे से बाहर है। पुस्तक भी नहीं आएंगे, वैज्ञानिक और एकेडमिक जर्नल्स भी नहीं। विदेशी पत्रिकाएं, इसमें विदेशी पत्रिकाएं ने पंजीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। किसी भी विदेशी पत्रिका की प्रतिकृति, टेक्सटाइल, भारत में केवल केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से ही मुद्रित की जा सकती है। प्रतिकृति का अर्थ है कि मूल रचना की सटीक कॉपी। प्रिंटिंग प्रेस में के लिए घोषणा है। इसमें यह प्रावधान था कि मुद्रक, प्रकाशक यानी प्रकाशक का वर्णन करने वाली जानकारी जिला मजिस्ट्रेट डीएम को देनी चाहिए। डीएम यह जानकारी प्रेस रजिस्ट्रार को भेजेगा। जानकारी की प्राप्ति के बाद रजिस्ट्रार पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करेगा। इस अधिनियम में किसी भी पत्रिका के प्रकाशक को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकरण को ऑनलाइन आवेदन करके पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रावधान किया गया है। प्रिंटिंग प्रेस का पंजीकरण, इस अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट डीएम को प्रिंटिंग प्रेस के संचालन के बारे में जानकारी देना आवश्यक था। प्रिंटिंग प्रेस के संचालन में जानकारी, इस अधिनियम में प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित जानकारी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देने का प्रावधान किया गया है। दंड और जुर्माना, इस अधिनियम में कानून के अलग अलग उल्लंघनों के लिए कठोर दंड और 6 महीने तक के कारावास की सजा का उपबंध था। इस अधिनियम में, इस कानून में उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि इस अधिनियम में कानून के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान नहीं करता है। कुछ प्रावधान के उल्लंघन और आर्थिक जुर्माने लगाने का प्रावधान किए गए हैं। जैसे पंजीकरण के बिना पत्रिकाओं को प्रकाशित करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित, रद्द करना, केवल डीएम ही किसी पत्रिका प्रकाशन को रद्द करने के आदेश दे सकता है। इस अधिनियम में प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकरण प्रमाण पत्र लंबित या रद्द करने का अधिकार दिया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति को किसी आतंकवादी कृत या गैर कानूनी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया हो, जिसने देश की सुरक्षा के खिलाफ कोई काम किया, उसे पत्रिका प्रसारित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके लाभ क्या क्या हैं? डिजिटलीकरण, यह अधिनियम पत्रिकाओं के स्वामित्व के आवंटन और पंजीकरण प्रक्रिया दोनों को सरल एवं एक साथ किए जाने योग्य बनाता है। प्रक्रिया को तीव्र बनाना, यह अधिनियम प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को प्रक्रिया में तेजी से पूरा करने में सक्षम बनाता है। ऐसा करने से प्रकाशकों को प्रकाश शुरू करने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। स्वामित्व के सत्यापन और पंजीकरण दोनों के लिए सबसे सब अब एक ही चरण में आवेदन किया जा सकेगा। गैर आपराधिकरण, इस अधिनियम में पुराने अधिनियम के तहत आने वाले सभी उल्लंघन में से ज्यादातर को अपराध की श्रेणी में हटा दिया जाएगा। इस प्रकार इस कानून की औपनिवेशिक विरासत को समाप्त कर दिया गया है। स्पष्टता प्रदान करता है। इस अधिनियम में विधिक प्रक्रियाओं मामलों में प्रदर्शित अस्पष्टता अस्पष्टता शामिल किया गया है। जैसे विदेशी प्रकाशन के
प्रतिकृत संस्करण, समाचार पत्रों के वितरण के सत्यापन और स्वामित्व हस्तांतरण इत्यादि। पीआरपी अधिनियम 2023 वर्तमान स्वतंत्र प्रेस के युग में मीडिया और स्वतंत्रता को बनाए रखने के अनुरूप है। यह अधिनियम विश्वास, पारदर्शिता और प्रौद्योगिकी के जरिए तीव्रता से तथा अधिक कुशल तरीके से सेवा प्रदान करने पर जोर देता है। साथ ही यह डिजिटल गवर्नेंस का भी प्रावधान करता है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ये भी एक एक्ट आया है। राष्ट्रपति ने दूरसंचार विधेयक 2023 को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। यह विधेयक अधिनियम बन चुका है। इस विधेयक को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम में परिवर्तन करने के लिए पेश किया गया। नया अधिनियम दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों को विनियमित करने पर केंद्रित है। यह अधिनियम दूरसंचार अधिनियम गतिविधियों को विनियमित करने पर केंद्रित है। साथ ही यह दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक नया कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। इस अधिनियम ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1865, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1983 और तार यंत्र संबंधी तार गैर कानूनी कब्जा अधिनियम 1950 का स्थान लिया है। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI अधिनियम 1997 में भी संशोधन किया गया है। भारत में दूरसंचार का विनियमन। भारत में पहली बार कोलकाता में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी 1850। थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं। 1885 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ने 1885 दूरसंचार संबंधी विनियामकीय फ्रेमवर्क प्रदान करने वाला प्राथमिक कानून बन गया। इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 वायरलेस एक्ट बनाए गए। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई 1997 के जरिए दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के लिए एक विनियामक प्राधिकरण के रूप में ट्राई की स्थापना की गई और ये 2000 में साइबर डोमेन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 बनाया गया। नए अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या है जो नए अधिनियम बने 2023 में? स्पेक्ट्रम का आवंटन की बात अगर हम करें तो स्पेक्ट्रम का आवंटन नीलामी के माध्यम में से लिया गया। हालांकि कुछ निर्धारित उपयोगों के लिए इसे प्रशासनिक आधार पर आवंटित किया जाएगा। निर्धारित उद्देश्य में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसमी संबंधी पूर्वानुमान, परिवहन, उपग्रह सेवा, BSNL, MTNL और सार्वजनिक प्रसारण सेवाएं। पहली बार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन वैश्विक मानदंडों के लिए अनुरूप होगा। TRI में नियुक्तियां। यह अध्यक्ष व सदस्यों के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को निर्धारित करता है करने हेतु ट्राई अधिनियम में संशोधन करता है। अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए और सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए कम से कम 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए। ट्राई की जो नियुक्ति है तो 23 का प्रावधान क्या है? अध्यक्ष और सदस्य, 30 वर्ष का पेशेवर अनुभव, 25 वर्ष का पेशेवर अनुभव। न्याय निर्णय की प्रक्रिया क्या होगा? सिविल अपराधों के खिलाफ जांच करने के लिए न्याय निर्णय अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। अधिकारी संयुक्त सचिव या इसके ऊपर के रैंक का अधिकारी होगा। न्याय निर्णय अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर पदनामित अपील समिति के समक्ष की जा सकती है। इस अधिनियम के प्राधिकरण के किसी नियम व शर्तों के उल्लंघन के मामले में इस अपील समिति के आदेश के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण TDSAT के समक्ष की जा सकती है। उपयोगकर्ता की सुरक्षा। केंद्र सरकार उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए विविध उपाय कर सकती है। उदाहरण के लिए विनिर्देश संदेश प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता की पूर्व सहमति, डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्टर तैयार करना, उपयोगकर्ताओं को मेलवेयर या विनिर्दिष्ट संदेशों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाती है।
राइट ऑफ वे, ऐसी संस्थाएं जो दूरसंचार संबंधी अवसंरचना का निर्माण करती है वे सार्वजनिक या निजी संपत्ति या राइट ऑफ वे की मांग कर सकती है। राइट ऑफ वे का आशय सार्वजनिक या निजी जीवन के उपयोग की सुविधा से है। अपराध और तलाशी का अधिकार, कुछ निश्चित आधारों पर संदेशों को इंटरसेप्ट, मॉनिटर या ब्लॉक किया जा सकता है। इन आधारोों में राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और अपराध के उकसाए जाने से रोकना आदि शामिल है। दूरसंचार से संबंधित गतिविधियों के लिए अनुमति, नई दूरसंचार सेवाओं प्रदान करने तथा दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने में एवं रेडियो उपकरण रखने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक है। OTTS विनियमन, इस अधिनियम के तहत OTT प्लेटफॉर्म विनियमित नहीं किया जाएगा। अन्य प्रधान डिजिटल भारत निधि, विश्वस्त विश्वस्त स्रोत व्यवस्था, सार्वजनिक सेवा स्थायित्व निधि का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया गया है। साथ ही दूरसंचार क्षेत्र के अनुसंधान और विकास के लिए इस निधि के उपयोग की अनुमति दी गई है। विश्व स्रोत व्यवस्था, यह व्यवस्था 2020 में सीमा पर भारत चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प बाद अस्तित्व में आई थी। इस व्यवस्था के तहत शत्रु देशों से दूरसंचार उपकरण के आयात को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अधिनियम से जुड़ी चिंताएं क्या है? निजता संबंधी मुद्दे, परिभाषा की अस्पष्टता का अभाव है, प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करें तो निजता संबंधी क्या है? संदेशों की पाबंदी, निगरानी की अनुमति देने संबंधी प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके कारण डेटा लीक जैसे मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन की आवश्यकता अनुपातिक नहीं हो सकती है। परिणाम स्वरूप निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। परिभाषा में स्पष्टता का अभाव, प्रदान की गई दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा काफी व्यापक है। इस कारण इनकी सहजता की व्याख्या की जा सकती है। इसकी वजह से इसके दायरे में व्हाट्सएप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आ सकते हैं। प्रत्यायोजित विधान, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, सरल केवल एक अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में नए अपराधों को जोड़ सकती है, संशोधित कर सकती है या हटा सकती है। हालांकि इस प्रावधान पर एक विचार यह भी है कि ऐसे बदलाव केवल संसद के अधिनियम के माध्यम से ही होनी चाहिए। यह अधिनियम दूरसंचार क्षेत्र में मौजूद कई समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, जैसे स्पेक्ट्रम आवंटन से जुड़े हुए मुद्दे, दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति को हर और बेहतर बनाने एवं सेवाओं प्रदाता की आशंकाओं को दूर करने के लिए इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बहुहितधारक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 370 का निरसन। इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।